अब हम कंटिन्यू उसी को कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से आगे। लेक्चर नंबर 2 में इंथाल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ, और नॉट लग गया तो अब स्टैंडर्ड बन गया ना 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे मैयर्ड है। तो क्या इसमें करना है, 1 मोल, ये देखो 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपने बनाना है। इसमें आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है। बनाना कहाँ से, फ्राम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड स्टेट्स। जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना हमारे पास, उन पे आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना देना है उसी के एलिमेंट्स। इसको तो थोड़ा सिंपल कर दिया, एनर्जी चेंज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्राम इट्स एलिमेंट्स, ये सिंपल मैंने कर दिया। दोनों हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो इसका मतलब है डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये देखिए CH4 बनाई हुई है ना आपकी टेक्स्ट बुक ने। डेल्टा एच फार्मेशन -74.8 किलो जूल पर मोल, और यूनिट्स आपको पता है ना, इसके यूनिट ये किलो जूल पर मोल होते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव साइन हम लगाते हैं और एंडो के लिए पॉजिटिव। डेल्टा एच फार्मेशन एलिमेंट्स इन दर स्टैंडर्ड स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ATM प्रेशर पे, उसकी वैल्यू 0 है। तो ग्रेफाइट की स्टैंडर्ड स्टेट, ग्रेफाइट आपको पता है ना एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसकी 0 है डेल्टा एच फार्मेशन। इंथाल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइज करना है। इसका मतलब जो बाण मौजूद है ना एटम्स के दरमियान है, उसको तोड़ देना है आपने। लेकिन बनाना कितना है, 1 मोल गैसियस एटम। देखते हैं कैसे 1 मोल गैसियस एटम बनाने हैं। ये देखो लिखा हुआ 1 मोल गैसियस एटम बनाने हैं। बनाने कहाँ से हैं, अपने एलिमेंट से। जो इंथाल्पी चेंज आपको करनी पड़ेगी, जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये थोड़ा सा सिंपल बात कर दी। एनर्जी टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एलिमेंट इनटू गैसियस एटम्स। 1 मोल ऑफ एटम्स बनाने हैं आपने, 1 मोल ऑफ एटम्स बनाने हैं एलिमेंट से। और अगर कोई चीज़ सॉलिड है, बेरियम है सपोज, उस सॉलिड को आपने बेरियम गैस बनाना है, तो ये 1 मोल का 1 मोल ही बनेगा। लेकिन अगर आपने 1 मोल H2 को कन्वर्ट करना है एटम्स में, तो वो 2 मोल बन जाएंगे। इसलिए आपको हाफ मोल H2, हाफ मोल Cl2, हाफ मोल Br2, हाफ मोल, आधा मोल I2 लेना पड़ेगा, ताकि 1 मोल गैसियस एटम बने। तो ये देख लो 1/2 H2 लिया है और 1 मोल H गैसियस एटम बने हैं, तो 218 आपको एनर्जी उसमें देनी पड़ी। प्लस में है, देखो एंडोथर्मिक प्लस है, क्योंकि वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। जो इंटरेक्शन है उसको तोड़ोगे तो एटम बनेंगे ना। ब्रेकिंग बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी प्लस डेल्टा एच हमेशा होता है। जब बॉन्ड आप तोड़ते हो, मेटालिक बॉन्ड ही तोड़ रहे हो आप, सोडियम सॉलिड का सोडियम गैस एटम बना रहे हो गैस फॉर्म में सोडियम का, तो वहाँ भी आपको पॉजिटिव में ही इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपकी होगी। इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये क्या होती है, 1 मोल आपने H प्लस लेना है, 1 मोल कहाँ से, एसिड से, और 1 मोल ही आपने लेना है OH। देखो 1 मोल आपने H लेना है, 1 मोल आपने OH लेना है बेस से, और उससे 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर बनना है। इस चेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम क्या रखा जाएगा, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये देखिए गौर करें, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्स फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन की जगह से पे आप फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। वैल्यू जो होगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, वो आपकी टेक्स्ट बुक में शो की हुई है, -57.1 किलो जूल पर मोल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। वीक के लिए इतनी नहीं होती, कम हो जाती है ना। ये देख लिए NaOH टूट के 2 टुकड़े हो गए, Na प्लस एंड OH आयन। HCl भी 2 टुकड़े हो गए, लेकिन ऐसा रिएक्शन H प्लस OH नेगेटिव का हो गया, वाटर बना, ये बोल्ड किया हुआ है। एनर्जी वही है -57। ये देख लो KOH है, लेकिन ऐसा रिएक्शन OH का है, और HCl H का है, तो ये बोल्ड किया हुआ H2 ही बनेगा। एनर्जी फिर भी वही है, -57.1।
Delta H neutralization remain constant for strong acid and strong base because net chemical change is same. वो क्या है net chemical change जो same है? वो है 1 mole of liquid water from its ionic components. और कर लो, net chemical change is same, that is the formation of 1 mole of liquid water from its ionic components. H plus equals पानी में OH negative equals H2O liquid. इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या बनी है? -57.1. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द इंथैल्पी चेंज. अब करना क्या है इसमें? आपने एक गैसियस एटम का एक मोल लेना है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन डालने हैं ताकि वो 1 मोल नेगेटिव आयन बन जाए इन गैसियस स्टेट. और कर लो, 1 मोल एटम्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 1 मोल नेगेटिव आयन इन गैसियस स्टेट बनाना है, उसका नाम इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी हो जाएगी. देखिए गौर करें, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम्स. अब बेटे गैसियस एटम में डाल तो दिया, वो तो नेगेटिव आयन बन जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या होगी? यूजुअली नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है. देखो Cl में एक इलेक्ट्रॉन डाला है, Cl एक नहीं है, एक मोल है. इलेक्ट्रॉन भी 1 नहीं है, एक मोल है. Cl नेगेटिव भी एक नहीं है, 1 मोल है. 1 मोल मीन्स एवोगाड्रोस नंबर. तो डेल्टा एच नाट ये क्या हो गई? -348.8. आपकी टेक्स्ट वो कह रही है, जनरली वैसे -349 मुँह में लिखा हुआ मिलेगा. सेकंड में क्या होता है? यूजुअली एनर्जी ऑब्जर्व होती है. सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, इकट्ठे नहीं डलते तो बारी बारी हैं. पहले एक डाला -1 बना, फिर एक और डाला तो अब -2 बना. जब फर्स्ट नेगेटिव के बाद दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डालोगे, रिपल्शन होती है ना इनके दरमियान, फिर उल्टा एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है, प्लस हो जाती, प्लस 440 किलो जूल पर मोल आ गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, वैलेंस शेल में होंगे यकीनन. 1 मोल गैसियस नेगेटिव आयन बनेगा जो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है फर्स्ट के लिए, और सेकंड करोगे तो फिर ऑब्जर्व होगी, वो एनर्जी आ जाएगी. क्विक चेक हमारे पास है आपकी बुक में कि बताएं जी ये इक्वेशंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इसके बारे में बात बतानी. तो गौर करो, कह रहा ये इक्वेशन है, O2O बना दिया, हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. बेरियम सॉलिड से बेरियम गैस बना दिया, सॉलिड टू गैस बनाया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ब्रोमीन Br2 से Br, ये 1 Br क्यों बना रहे हैं 1 मोल? इसलिए बना रहे होंगे 1 मोल कि हमारी डेफिनेशन ही इसकी इजाज़त देती है कि 1 मोल गैसियस एटम बनाना, तब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बनेगी. अब दूसरी बी में क्या करना है जी? कहता है इसको भी बताओ, ये क्या है? बी पार्ट देखिए, क्लासीफाई डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज बताओ. C+O2 क्या होगा? ये फार्मेशन भी है, कंबस्शन भी है. देखो ना, अगर C को कंसीडर कर लूँ फिर तो कंबस्शन हो गई, और अगर मैं 1 मोल CO2 को कंसीडर कर लूँ तो 1 मोल और प्रोडक्ट बन जाए, फिर फार्मेशन हो गई. ये क्या हो गई? न्यूट्रलाइजेशन. देखो ना, एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं. ये कौन हो गई? फिर फार्मेशन. इसका मतलब फर्स्ट 1 में और आखिरी वाले में इसको आप इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी कह सकते हो. हाइड्रोजन को आग लगाए ना, फिर भी वाटर बनता है. C को आग लगाओ, कंबस्शन भी, फार्मेशन भी, दोनों. इसलिए आपके पास ऑप्शन होगी जो आप लिखना चाहें. यहाँ पे मैंने फार्मेशन लिख दिया हुआ है, अब कंबस्शन भी कह सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? S2 इलेक्ट्रॉन और S-2 डेल्टा एच. जब पहला इलेक्ट्रॉन डालते हो ना S में, S बनता है S-1, उस वक्त होती -200 एनर्जी निकलती है. ये डाटा है, आपकी बुक में डाटा मौजूद है. और जब S- में एक और डालोगे, दूसरे 2 हो गए ना, तो फिर बनेगा S-2, फिर होगा +640. अब दोनों को ऐड कर लो, 440 का डिफरेंस बनता है. वही हमने पीछे रिप्रेजेंट भी किया. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी. क्या इसका मतलब है कि एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, औसत एनर्जी चाहिए. 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड तोड़ने हैं मॉलिक्यूल में ताकि न्यूट्रल एटम बन जाए. फॉर एग्जांपल H2 है, तो 1 मोल आप H2 लो तो उसके अंदर एक ही बॉन्ड होता है ना, तो उसके अंदर 1 मोल ही बॉन्ड होंगे. उसको तोड़ दो, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसका नाम होगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी. Energy required to break 1 mole of bonds of particular type in a molecule to produce neutral atom is called bond association energy. BDE का मतलब है bond association energy. अमूमन सिंबल क्या E लिख के उसके साथ एटम लिखे हुए होते हैं,
उससे में पता लग जाता है। जैसे ई सी सी का मतलब सी सिंगल बॉन्ड, सी की बॉन्ड एनर्जी। तो टेबल दिया हुआ है, यहाँ आपको डाटा भी इनके मिल जाएंगे कि एच एच तोड़ना हो तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 436 है, सी ट्रिपल बॉन्ड की ये है, सी सी की, सी ओ की ये है। वो टेबल है पूरा आपकी बुक में। ये मैंने बिल्कुल एक सादा सा टेबल 3-4 चीज़ों का दे दिया है, वैसे बहुत सारी चीज़ों का आपकी बुक में अवेलेबल है। की पॉइंट्स क्या है? बॉन्ड फार्मेशन क्या होता है? एनर्जी रिलीज होनी है एक्सोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होनी है? अब्जार्ब होनी है एनर्जी एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक होनी है। एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है? कैलकुलेटेड फ्रॉम मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, कई मॉलिक्यूलों से हम कैलकुलेट करके ना जो एवरेज बनती है वो अमूमन मेंशन होती है टेबल्स में। एग्जांपल्स ऑफ सी सी बॉन्ड एनर्जी, ज़रा देखो ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। देखें ना, एनवायरनमेंट बदल रहा है, इन्वायरमेंट बदलते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है और बॉन्ड एनर्जी में देख लो डिफरेंस है। 376 है इथेन में, हालांकि वो भी सी सी बॉन्ड एनर्जी है। प्रोपेन में है तो सिंगल बॉन्ड, वो 356 है, और ब्यूटेन में 352 है। तो इसका मतलब इनकी जो एवरेज निकाल के अमूमन लिखी हुई होती है, जो अमूमन टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई होगी। वाज़ेह हो गई जी। बॉन्ड बनना एक्सो, बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर एंड केमिकल बॉन्ड्स, इसके बारे में गौर आपने अभी करना है। देखते हैं इससे क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होता है जी? पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे यकीनन, फिर नए बनेंगे। अगर तोड़ने पड़ेंगे तो प्लस डेल्टा एच होगा, अगर बनेंगे तो माइनस डेल्टा एच होगा। नेट डेल्टा एच का आर कैसे निकालोगे? जो एनर्जी आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए देनी पड़ी है ना, फिर आप एनर्जी रिलीज़ जो होगी ना बॉन्ड फार्मेशन में, वो लिख दोगे, उनका डिफरेंस जब निकाल लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगा? जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी जो ऑब्जर्व हुई, डेल्टा एच आर लेस देन ज़ीरो होगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व हुई होगी रिलीज़ होने के मुकाबले में, तो डेल्टा एच आर बड़ा होगा ज़ीरो के मुकाबले में। एग्जाम्पल है फार्मेशन ऑफ वाटर। वाटर को आपने चेक करना है, अभी देखते हैं। वाटर, ये वाटर हम बना रहे हैं। अब वाटर के लिए क्या क्या कुछ हमें चाहिए, ज़रा तवज्जो कर लें। वाटर के लिए ये वाटर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल फार्मेशन ऑफ वाटर। बॉन्ड टूटे कितने हैं? इक्वेशन आप देख लें, आपको पता लग जाएगा। H2 प्लस हाफ O2। H2 में एक बॉन्ड टूटा है, इक्वेशन देख लो ना, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। एक बॉन्ड टूटा है H बॉन्ड H, उसकी एनर्जी है 436, और 1/2 O2 ये बॉन्ड बने हुए हैं, उसकी है 495। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? दोनों को ऐड कर लो, ये आंसर आ गया। टोटल एनर्जी जो इनपुट है 436 है और 495 है एक मोल की, लेकिन आपने तो चाहिए आधा मोल। ये देखो आधा मोल लिखा हुआ होगा, यहाँ हाफ मोल लिखा हुआ होगा, ठीक है, आधा मोल लिखा है ना, ये वाला आधा मोल देखो इस साइड में, तो आपको आधा कर लो ना, फिर इसका 495 का कर दिया, ये आंसर आ गया। बाण बने कितने? पानी के बाण कितने बनते हैं? HOH, 2 बाण एक पानी में बनते हैं, तो 2 HO बाण बने हैं, तो एनर्जी है 463। तो बेटे मैं 463 का 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर ना निकाल लूँ? बाण बनने में एनर्जी निकलनी है 926, 683 आपको देनी पड़ी है, ऐसे ही नहीं। इन दोनों में से डिफरेंस निकाल लो, साइन नहीं लगाने, साइन लगा दिया होगा समझिए हमने, वैल्यू सिर्फ लिखनी है, साइन नहीं लगाना। वैल्यू हमारे पास आ गई -242.5 किलो जूल पर मोल, हमारे पास एनर्जी जो है वो निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वाटर में और तोड़ने में H2 और O2 वाले में हमें ओवरऑल एनर्जी हमें मिली है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह ये मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो ये काफ़ी है और इसको आपने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है, ये भी आपको समझ आ जाएगी फिर